हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 डैट इज गवर्नमेंट। तो हम लोग जो है क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस सीरीज कर रहे हैं, जिसमें सरकार चल रहा था हम लोगों का। सरकार यानी कि चैप्टर, उसका ये चौथा और आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में स्पेशली। ठीक है, पिछले लेक्चर में देखे थे कि दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा मोनार्की। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्र, मोनार्की यानी कि राजतंत्र। तो आज हम लोग स्पेशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये जो आज प्रजातंत्र जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, ये इतने आसानी से नहीं मिला है हमको। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हम लोगों ने यानी कि हमारे देश के जो पुराने नेता लोग थे, जैसे गांधी जी, तो हम लोगों को इतना आसानी से नहीं मिला है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये अचीवमेंट मिला है हम लोगों को। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। इंडिया के अलावा और भी दूसरे देश हैं इस दुनिया में जहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेसी के लिए। यू नो हाउ दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। तो डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा खामी या सबसे बड़ा एक तरह से उसका मेन पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसको कौन चुनता है? तो प्रजा चुनता है। यही डेमोक्रेसी का सबसे खास बात होता है। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। तो एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है, जो प्रजातंत्र है, वो लोगों का ही तो रूल हुआ ना, प्रजा का ही राज हुआ। राजा का राज नहीं, बल्कि प्रजा का राज। यानी कि प्रजा जिसको चाहे उसको लीडर बना सकती है। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules। तो इसका ये बेसिक आइडिया ये निकल के आता है कि जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं खुद को। यानी कि एक तरह से जनता उसको किसी को चुन करके भेजती है और वो जनता को रूल करता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जनता जो है खुद को रूल कर रही है बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। क्यों? कैसे? जैसे कि जिस लीडर को जनता चुनती है वो जा करके नियम कानून बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो जनता के द्वारा ही बनाया गया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारे समय में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी जो डेमोक्रेसी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग हुआ वैसा डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंट करता हो, किसी को आगे रखता हो, जैसे जनता को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होता है, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, कि जनता जो है डायरेक्टली अपने रूलर को या अपने लीडर को नहीं चुनती है, वो इनडायरेक्टली सिलेक्ट होता है। अब ये इनडायरेक्टली कैसे होता है? तो जनता किसी को चुनती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे आप सीएम जिसको बनाना है, तो सीएम बनाने के लिए क्या होता है, जनता विधायक को वोट देती है, यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधायक बनता है वो लोग आपस में जाकर के विधानसभा में जाकर के अपना चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को नहीं चुन रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली किसको चुने? विधायक को, और विधायक किसको चुनता है? चीफ मिनिस्टर को। तो इस तरह से इनडायरेक्ट यानी कि हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया। ठीक, वैसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर का बात करें तो हम लोग एमपी को चुनते हैं। ठीक है, जनता जो होती है वो एमपी को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है। और वो जो सांसद लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग होते हैं, तो वो जब चुन करके जाते हैं तो वो वहाँ जा करके सेलेक्ट करते हैं कि कौन उनका प्रधानमंत्री होगा। यानी कि हम लोगों का भी जो प्रधानमंत्री होगा तो वो एमपी सेलेक्ट करते हैं, ना कि हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोगों का जो डेमोक्रेसी हुआ वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हुआ।
These representatives meet and make decisions for the entire पॉपुलेशन, यानी कि हम लोग जिनको सेलेक्ट करके भेजते हैं, जिसको चुनाव में जो खड़ा होता है, जो जीतता है, तो जो जीत करके जाता है वहाँ जाने के बाद सब लोग मिल करके साथ में डिसीजन लेते हैं। किसके लिए? पूरे देश के लिए, या पूरे जो भी जहाँ का भी एरिया हो, जो भी टेरिटरी हो, जैसे स्टेट लेवल का हो तो उस पूरे राज्य के लिए, नेशनल लेवल का हो तो पूरे राष्ट्र के लिए वो लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। These days, a government cannot call itself democracy unless it allows what is known as universal adult franchise। तो आजकल के दिन में कोई भी सरकार अपने आप को प्रजातांत्रिक सरकार तब तक नहीं कह सकती जब तक कि वहाँ के लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दे दिया जाता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? दिस मीन्स डैट ऑल एडल्ट इन कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी कि उस देश में जितने भी वयस्क लोग हैं सबको मताधिकार दिया जाए, यानी कि वोट देने का राइट हो। वैसे ही कंट्री को क्या कहेंगे? एक्चुअल डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अभी भी देश हैं जो खुद को डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं है, या वोटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो कहने के लिए डेमोक्रेसी है या वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी रियल सेंस में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है, वोटिंग में भी सबको राइट नहीं है, इक्वल राइट। तो हमारे देश में क्या है? हर वयस्क को, वयस्क यानी कि 18+, जिसका उम्र 18 या 18 साल से अधिक है, उसको वोट देने का राइट है। यानी कि हम लोगों के यहाँ ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। तो आज जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि 18 साल से या 18 साल या 18 साल से अधिक के लोगों को वोट देने का जो राइट है, ये शुरू से नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वीमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन? क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं सुन के कि एक टाइम था, एक ज़माना हुआ करता था जब सरकार जो होती थी वो गरीब लोगों को या महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया करती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वेयर एजुकेटेड टू वोट। तो पहले जो है पुराने ज़माने में जो सरकारें हुआ करती थी वो सिर्फ वैसे लोगों को वोट देने का राइट दिया करती थी जिसके पास प्रॉपर्टी हुआ करता था, यानी कि पैसे वाले लोग हुआ करते थे, और जो एजुकेटेड यानी कि पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। बाकी लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote। इसका ये मतलब हुआ कि जो महिलाएं होती थी, जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होता था, जो अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज फ्यू पीपल्स या फ्यू मैन मेड। तो सरकार जो होती थी उस टाइम कुछ ही लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। कैसे? क्योंकि कुछ ही लोग वोट दिया करते थे, और वो लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार को अपने मनमाना अपने हिसाब से ही तो चलवाएंगे। जो पैसे वाले हैं अगर वो वोट दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से सरकार को चलवाएंगे। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority। तो भारत में भी इंडिपेंडेंस के पहले, यानी कि भारत स्वतंत्र जब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो उसके पहले क्या था? कुछ स्मॉल माइनॉरिटी यानी कि काफ़ी कम जनसंख्या का कुछ लोग, यानी कि इतना बड़ा जनसंख्या तो इसमें से कुछ लोग को ही अलाउ था वोट देने का, और वो लोग वोट दे करके पूरे जो जनसंख्या था, इतना बड़ा जनसंख्या, उसका किस्मत क्या करते थे? एक तरह से डिसाइड करते थे। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote। तो काफ़ी सारे लोग, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, उन्होंने क्या किया? इस अनफेयर यानी कि यह भेदभाव वाले तरीके या गलत तरीके से जो प्रैक्टिस चल रहा था, जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोग ही वोट देते थे या पढ़े लिखे लोग, तो उसका एक तरह से बॉयकॉट किया, बोला कि नहीं ये गलत है, ये अनफेयर है, और डिमांड किया कि जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी 18 या 18+ लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। और यहीं आगे चल करके क्या बना? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है।
तो 18 या 18 प्लस के जितने भी उस कंट्री के लोग हैं, अगर उनको वोट देने का अधिकार है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वहाँ पे। राइटिंग इन द जर्नल योजना इंडिया इन 1931, यानी कि योजना योजना नहीं, यंग इंडिया 1931 के एक जर्नल में गांधी जी ने लिखा था, गांधी जी ने कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his broad day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। तो गांधी जी ने उसमें कहा था, यंग इंडिया जो उन्होंने लिखा था 1931 में, तो उन्होंने बोला था कि मैं इस आइडिया को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, या मुझे ताजुब होता है यह सोच करके, इस विचार से कि जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट दे सकता है, हालांकि जिस व्यक्ति के पास कैरेक्टर है, अच्छा चरित्र है, लेकिन धन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, हालांकि उसका चरित्र अच्छा है, वो वोट नहीं दे सकता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति ईमानदार है, जो दिन रात मेहनत करके पसीने बहा करके क्या करता है, काम करता है, सिर्फ वो गरीब होने के कारण, उसका जुर्म बस ये है कि वो गरीब है और इस जुर्म के कारण उसको वोट देने का राइट नहीं दिया जाता, ये काफ़ी गलत है, ये काफ़ी निंदनीय है। किसके द्वारा कहा गया है? गांधी जी के द्वारा। ये एक फोटो है, वोटिंग इन अ रूरल एरिया, गांव में कहीं इलेक्शन हो रहा है। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। तो आप देखते हुइएगा कि जो लोग वोट दे करके आते हैं तो उनके उंगली पे एक स्याही का निशान होता है। तो वो स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सके, यह नहीं कि एक ही व्यक्ति जाकर के बार बार वोट दे दे, तो वो वोट फ्रॉड कहलाता है। Now here in the world have governments willingly shared power. All over Europe and USA, women and poor have had to fight for participation in government. तो अभी क्या है, अभी तो सब जगह देखते हैं कि आप महिलाएं भी आगे आती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे यूरोप और यूएसए में इसका स्टार्टिंग हुआ, वहाँ पे सबसे पहले वीमेन ने क्या किया, महिलाओं ने अपने राइट के लिए लड़ा। उन लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिया जाता था, उन लोगों को सरकार में कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था, यानी कि सरकार में वो लोग, जैसे अभी क्या है, विधायक जो है लेडीज़ बन सकती है, औरत महिलाएं यानी कि मुखिया बन सकती है, कोई भी पोस्ट कोई भी काम कर सकती है अभी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। वीमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वीमेन का यानी कि महिलाओं का वोटिंग के लिए स्ट्रगल, यानी कि युद्ध, एक युद्ध नहीं, एक तरह से लड़ाई बोला जाए, संघर्ष बोला जाए, तो वो संघर्ष कब ज़्यादा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच में। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वीमेन्स सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स द राइट टू वोट। और ये जो आंदोलन महिलाओं ने किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो उसको वीमेन सफरेज मूवमेंट कहा जाता है, यानी कि महिलाओं का वोट के लिए अधिकार के लिए, वोट के अधिकार के लिए एक तरह से आंदोलन। ठीक है, सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार। ड्यूरिंग द वॉर मेनी मेन वेयर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस women were called upon to do work that was earlier considered men's work। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो मेन जो है, पुरुष लोग जो हैं वो युद्ध में क्या थे, बिजी थे, युद्ध में सैनिक का काम या और जो भी काम होता होगा वो कर रहे थे। तो महिलाओं को बुलाया गया। अब जब काम करने वाले लोगों का कमी हो गया तो पुरुषों के काम करने के लिए, पुरुषों का जो काम होता था उसको करने के लिए महिलाओं को रिक्रूट किया जाने लगा, यानी कि महिलाओं से वो काम करवाया जाने लगा, जो पहले सिर्फ पुरुषों का काम समझा जाता था। जैसे कोई अगर काम है वो समझा जाता था कि सिर्फ ये पुरुष ही कर सकते हैं, तो उस काम के लिए अब महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाने लगा या महिलाओं की भी बहाली की जाने लगी। कब, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। Many women began organizing and managing different kinds of work। अब क्या हुआ, अब बहुत सारे महिलाएं जो है आगे आई इसमें, और वो काफ़ी सारे काम को करने लगी, डिफरेंट टाइप के काम को मैनेज करने लगी, ऑर्गेनाइज करने लगी, सेम टू सेम पुरुषों की तरह। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women, what they were capable of doing। अब जब पुरुष लोग इसको देखे कि अरे वाह, ये लोग तो इतने अच्छे से सारे काम को कर ले रहे हैं, क्यों हम लोग इनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव, रूढ़िवादी विचार को रखते हैं,
इन लोगों को भी क्या करना चाहिए, हम लोगों के जैसा अधिकार देना चाहिए, इन लोगों को भी काम करने का आज़ादी देना चाहिए, वोट देने का आज़ादी देना चाहिए। सो वीमेन बिगैन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। और उसके बाद से ही ऐसा सोचा जाने लगा, ऐसा धारणा लोगों के अंदर बना कि वीमेन जो है यानी कि महिलाएं जो है वो भी पुरुषों के समान यानी कि पुरुषों के बराबर हर काम करने में, हर डिसीजन लेने में समर्थ है। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railing in public places. तो जो आंदोलनकारी महिलाएं थी तो वो लोग अब डिमांड करने लगी, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम में जो आंदोलन की थी, तो वे लोग डिमांड करने लगी कि अब हम लोगों को क्या किया जाए, वोटिंग राइट दिया जाए। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, पब्लिक प्लेस पे यानी कि पब्लिक प्लेस जो होता है वहाँ पे रेलिंग के चेन में अपने आप को बांध दे लोग। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes, and they had to be fed by force. उन लोगों को क्या किया, बहुत सारे वीमेन को मारपीट भी किया गया, ठीक है, उन लोगों को जेल में भी डाला गया, वे लोग भूख हड़ताल पे चली गई, वे लोग खाना पीना छोड़ दी थी, ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाया जाता था। अमेरिकन वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, while women in UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. तो इतना सारा आंदोलन वगैरह करने के बाद फाइनली 1920 में सबसे पहले अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया, और उसके 8 साल के बाद 1928 में यूके में भी वीमेन को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।